अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जस्ट एक बार कंफर्म करना हाँ कि इस रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों तक पहुंचेगा। हुआ है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, चलो डन। अच्छा, तो फिर बेसिकली जीआईजीएल मतलब जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे सर। तो जूरिस्प्रूडेंस में क्या बात करेंगे? अच्छा, फिर से सबको गुड मॉर्निंग एक बार। तो जूरिस्प्रूडेंस में आज हम लोग बात करेंगे सर, जैसे लास्ट वीक इंडियन पेनल कोड याद है क्या आप लोगों को? अरे, लास्ट वीक हम लोगों ने इंडियन पेनल कोड के बारे में पढ़ाई किया था। तो एग्जैक्टली जैसे लास्ट वीक इंडियन पेनल कोड हुआ था, उसी तरह से आज मैं ना इंडियन पेनल कोड का ही मतलब एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड मतलब रेलिवेंट, मतलब उसी कनेक्शन में एक दूसरा लॉ है, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, ठीक है। सुने होंगे क्या आप लोग? अरे, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे देश में जो सजा दिया जाता है ना सर, सजा सुनाया जाता है क्रिमिनल के लिए, कि किस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलिटी बोलेंगे, किसको क्रिमिनलिटी नहीं बोलेंगे, या फिर उसके अगेंस्ट में मतलब उसके बेसिस में जो लोगों को सजा सुना दिया जाता है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर ये कंपनी सेक्रेटरीज को क्रिमिनल लॉ से क्या लेना देना। हाँ सर, ये तो जरूर मन में चल रहा होगा कि दादा ज्योति बोलो, कंपनी सेक्रेटरीज को क्रिमिनल लॉ से क्या लेना देना? क्या लगता है आप लोगों को क्या लेना देना हो सकता है? अरे, স্যার কোম্পানির ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনো ইন্টারনাল ম্যাটারে দরকার পড়তে পারে। वेरी गुड था, वेरी गुड सर। कंपनीज मैटर में जैसे कोई कंपनी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का क्रिमिनल मैटर जुड़ गया हो, से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर के अगेंस्ट में, सेक्रेटरीज के अगेंस्ट में, मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट में, वैराइटीज ऑफ केसेस बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस जब भी क्रिएट होता है तो कंपनीज में जो सीएस होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लीगल मैटर तो देखते ही है कंपनी का, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली एक कंपनी सेक्रेटरी कोई क्रिमिनल लॉयर तो नहीं होते कि जो उसको एकदम डिटेल्स में हर चीज क्रिमिनलिटीज के बारे में जानना जरूरी है, ऐसा बात नहीं। बट एटलीस्ट क्रिमिनल प्रोसीडियर क्या होता है, उसमें क्या क्या बेसिक चीजें, वो उसका नॉलेज तो होना चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो एरिया है, जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए सोचा है। समझ में आया सर? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोड हाँ सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैटर को आगे आपको समझाता हूँ, फटाफट समझाता हूँ सर, रुको। स्क्रीन शेयर है क्या? जस्ट टेल मी। क्या रे, स्क्रीन शेयर है क्या आप लोगों को? यस सर। ओके सर। तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 1973, अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कि मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि सर अगर आप लोगों ने जैसे लास्ट वीक इंडियन पेनल कोड पढ़ा था, ठीक है, वैसा ही ये पेनल कोड के साथ कनेक्ट किया हुआ, कनेक्टेड है। लेकिन बेसिकली पेनल बेसिकली जो सजा सुनाया जाता है, शास्ति, यहाँ पर क्रिमिनलिटी के बेसिस में, ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली ये देखा जाता है कि क्रिमिनल किस तरह से मैटर को देखा जाता है, वो मैटर यहाँ पर काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल्स में बताऊं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ने के बारे में, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ क्या है सर? क्रिमिनल लॉ ऑक्युपाइज प्रीडोमिनेंट प्लेस अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। ये तो बात मानोगे ना, ये जो हमारे कंट्री है इंडिया, ठीक है, नॉट जस्ट आवर कंट्री, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री का अपना अपना क्रिमिनल प्रोसीजर जरूर होगा, ठीक है, वैसे हमारे देश में भी है। तो बेसिकली इस क्रिमिनल कोड बनाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ सर, ऑब्वियसली मेन रीजन क्या है? समाज को कंट्रोल में रखना। क्या रे रोशनी, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? सोशल कंट्रोल, यस और नो, है ना? एंड इज रिगार्डेड एज ए फॉर्मिडेबल वेपन, the very formidable weapon that society has forged to protect itself against antisocial behavior। मतलब सोसाइटी में जितना एंटी सोशल बिहेवियर्स होते हैं, उस एंटी सोशल बिहेवियर्स को काबू में रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्रिमिनल प्रोसीडियर का जरूरत है सर। लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर इज मीन टू बी complementary to criminal law, okay, it is intended to provide a mechanism for the enforcement। मतलब क्रिमिनल लॉ का पूरा एक डिटेल्स अलग से है, बट ये क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड जो है,
ये यहाँ पर आप लोगों को बेसिक लेवल में क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक है उसको आपको एक्चुअली सिखाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाए ना, इट मीन टू बी कॉम्प्लीमेंटरी टू क्रिमिनल लॉ, it is intended to provide a mechanism for the enforcement of criminal law. The code of criminal procedure creates the necessary machinery for apprehending the criminals, investigating the criminal cases, their trials before the criminal courts, and imposition of proper punishment and guilty person, ठीक है। द कोड एन्यूमरेट्स द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब कोर्ट का भी एक हायरार्की होता है, मतलब किस कोर्ट के बाद किसके पास कौन सा केसेस जाएगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन विच डिफरेंट ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड and then it spells out to limit sentence which such courts are authorized to pass, मतलब क्या सेंटेंस आपको दिया जाएगा, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट को लेके बेसिकली ये क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973 भी बोला जाता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीडियर, ठीक है। ये क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973 का पूरा समरी पहले देख लेते हैं सर, ठीक है। तो चलो पूरा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट वाइज एक बार बात करते हैं, ओके। तो अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू बताऊं, ये नोट्स आपको मैं शेयर कर लूंगा। पेनल कोड का सबको शेयर कर दिया था ना समरी वाला, हेलो, क्या था कि नहीं? पेनल कोड का जो समरी नोट था, पेनल कोड या फिर ओके। उससे पहले जिन लोगों ने आईटी एक्ट किया था, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ आई थिंक उन लोगों को भी कर दिया था, और भी बहुत सारा हुआ, ओके। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर कॉमनली कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं सर, सीआरपीसी, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड इज द मेन लेजिस्लेशन ऑन प्रोसीडियर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। It was enacted in 1973 and came into force on 1st April 1974। ये आपको इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर भी ये डिटेल्स मिल जाएगा, जो मैं आपको साइड बाय साइड मैट के साथ भी देख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो 74 में बेसिकली ये आया, इट प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का जो मशीनरी है वो बेसिकली ये क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 1973 में बोला गया है। अप्रीहेंशन ऑफ सस्पेंड क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, क्या क्या करना पड़ता है, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को ढूंढना, सिंपल उसका तरीका जो है, ठीक है, ढूंढने का तरीका, एविडेंस कलेक्ट करना, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लास्ट वीक भी समझाया था आप लोगों को, मेंस री याद है सर, गिल्टी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनल केसेस में, कि आपका गिल्टी से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका गिल्टी माइंड, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी, मतलब क्या वो सच में गिल्ट है या फिर वो सच में इनोसेंट है, वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो इट ऑल्सो डील्स विद पब्लिक न्यूसेंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, क्या क्या बोल रहे हैं सर, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मतलब वाइफ को मेंटेन करना, चाइल्ड को मेंटेन करना एंड पेरेंट्स को मेंटेन करना, ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है सर, ठीक है। हमारे घर का, हमारे समाज का जो वाइफ है, ठीक है, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ ऑब्वियसली, चाइल्ड जो होते हैं एंड पेरेंट जो होते हैं, जो बेसिकली जो एजेड हो जाते हैं, वैसे पेरेंट्स के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो इन सबको मेंटेन करना, प्रिवेंट करना, मतलब जो भी ऑफेंस इनके खिलाफ हो जाए, इस तरह का चीजों को बचाने का एक बहुत बड़ा काम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के थ्रू से होता है, ठीक है। तो करेंटली इस कोड के अंदर आपको 565 सेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको 56 फॉर्म्स मिलेगा एंड 5 शेड्यूल मिलेगा, 56 फॉर्म मिलेगा एंड सेक्शन आर डिवाइडेड इन 46 चैप्टर। इस सेक्शंस को 46 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग काफी सारा चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है आपको बताता हूँ सर, समन्स केसेस एंड वारंट केसेस ये भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। बेल क्या होता है, आप लोग बेल के बारे में तो सुने होंगे, जैसे रिसेंट लेवल में आप लोग सुनते होगे नहीं, ये सब बड़ा डे टू डे बेसिस में टीवी न्यूज चैनल में चलता रहता है। जैसे कुछ दिन पहले शाहरुख खान का बच्चा जो है, उसको जिस पर्टिकुलर केस में पकड़ा गया था, बार बार एक ही न्यूज आ रहा था, क्या शाहरुख खान के बेटे को बेल मिला कि नहीं मिला। अरे आप लोग ये खबर तो सुने होंगे, ऐसे एक खबर नहीं, बहुत सारा खबर है कि बेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह का जो सिचुएशंस क्रिएट होता है। तो ये बेल क्या होता है सर, बड़ा जाना पहचाना सा सब कुछ अभी लगेगा आप लोगों को। तो ये जजमेंट जो भी दिया जाता है, जजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, अपील का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप अपील कर सकते कि नहीं कर सकते, कहाँ अपील कर सकते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट लेटेस्ट में आया है, यही कुछ बातें
तो आपसे ये वाला लॉ करेगा सर, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीडियर, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973। आप चाहो तो इंडिया के ये वाला जो वेबसाइट में जाके भी और डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक ये फैला हुआ है, ऑब्वियसली सर ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। ascended to 25 January 1974 and commenced from 1st April 1974, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है आप लोग की किताब के अंदर, इंस्टीट्यूट वाले, 25 जनवरी 1974 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1st अप्रैल 1974। बोलो सर, समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हेलो, बताइएगा। हाँ बोलो रे। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে? ওকে, অভিষেক বুঝতে পারছিস তো? यस सर। ओके, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आगे क्या क्या जानना है, तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या जानना है। बहुत कुछ जानना है, बट उससे पहले आप लोगों में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ज़रूरी है इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। जैसे एक चीज़ तो आप लोग मानोगे ना सर, कि अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन पेनल कोड पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक वर्ड तो सामने आना ही चाहिए सर। मतलब नॉर्मली क्या है, आप कुछ गलत करते हो तभी आप ये पेनल कोड, क्रिमिनल कोड ये आपके ऊपर लागू होता है, ये सर नो सर? अरे अगर आप कुछ गलत करते हाँ हो, सर। गलत, हाँ बोलो सर। হ্যাঁ স্যার, সেটা বলছি। है ना, जब तक आप कुछ भूल गलत করলে नहीं pollution करोगे, হবে। हाँ एग्जैक्टली, भूल कर ले तो भी, है ना। तो अगर कुछ गलतियां आपसे होते हैं या फिर किस तरह का गलतियां आपसे हो रहा है, ठीक है, अगर इफ यू आर रॉन्ग इन एनी केस, ठीक है, तो अगर आप कैसा रॉन्ग हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ऑफेंस, ठीक है। सो इसीलिए आपको ऑफेंस के बारे में थोड़ा बताया जाना चाहिए। ऑफेंस क्या है? एन ऑफेंस इज व्हाट लेजिस्लेचर क्लासेस आर पनिशेबल, ठीक है। means re is a bad intention or guilt is an essential ingredient to every offense। मतलब अगर आप किसी भी काम को गिल्टी माइंड से करते हो, आपके मन में चोर है, गिल्टी माइंड क्या है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, जानबूझ के गलती कर रहे हो आप, ठीक है। तो गिल्टी इंटेंशन जो है सर, बैड इंटेंशन और गिल्ट इज एन एसेंशियल इंटीग्रेशन इन एवरी ऑफेंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ द क्रेडिट, मतलब ये प्रोसीजर कोड जो है हम लोगों का, ठीक है, ये प्रोसीजर कोड आपको बताता है सीआरपीसी, ठीक है, जो आपको मैं सबसे बता रहा हूँ सीआरपीसी के बारे में। ये एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला ना सर, ये जो सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में ही बोला हुआ है, ठीक है। सीआरपीसी ये वाला जो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोला, ठीक है। तो ये इसको शॉर्ट में बार बार सीआरपीसी सीआरपीसी हम लोग बोल देंगे कहीं बार, तो चिंता का विषय नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस द वर्ड ऑफेंस। ये पर्टिकुलर कोड ने इसको ऑफेंस को डिफाइन किया, टू मीन एनी एक्ट और omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ये कैटल ट्रेसपास के बारे में बोला गया है, जैसे वो कैटल लेके कहीं बार हम लोग दूसरे के जमीन में घुस जाते हैं ना, जैसे बांग्लादेश का कैटल्स अगर इधर वगैरह आ जाए, तो ये भी एक्ट के अंदर बोला गया है कि ऑफेंस है कि नहीं है। However, the term is more elaborately defined in section 40 of Indian Penal Code, उसमें ज्यादा डिटेल्स में बोला गया है। We state the offense denote the thing made punishable by the code. Section 39 of the CRPC impose duty on every person who is aware of commission or intention of commit any offense which is specified in clause 1 to 12 of subsection 1 for forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or intention। मतलब आप जो भी कमिट करते हो, जो भी गलतियां करते हो, अगर वो गलतियां कोई भी कंप्लेन करते हैं, तो वो बेसिकली ऑफेंस के लिए माना जाता है एज पर लॉ, ठीक है। अभी ऑफेंस आपको बड़ा समझ में आ जाएगा सर, लेकिन उससे पहले आपको ना गिल्टी क्या है वो समझ लेना चाहिए। गिल्टी मतलब मेन्स री क्या है, ये मैं लास्ट वीक बताया था, फिर से बता रहा हूँ। मेन्स री ये एक लैटिन वर्ड है सर, आप लोग जानते हो कि लॉ में लैटिन वर्ड, नॉट जस्ट इन लॉ, इन इकोनॉमिक्स, इन टैक्सेशन, हर जगह में लैटिन वर्ड, मतलब ये जो लैटिन है ना सर, बेसिकली ये लैटिन कहाँ का है सर, रोमन, हाँ, लैटिन मीन्स रोमन लैंग्वेज। ये रोमन लैंग्वेज का यूज ब्रिटिश ने बहुत किया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने किया तो हमें भी पढ़ना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज हम लोगों का जो भी लीगल मैटर से ज्यादातर हम लोग यूके से ही लिया गया है, और यूके रोमन चीजों को फॉलो करके अपना लॉ को बनाया था। तो एक्चुअली लास्ट 1000 ईयर्स में रोमन एम्पायर का बड़ा इफेक्ट है ब्रिटिश एम्पायर पे। तो
उसके कारण ब्रिटिश भी हमारे ऊपर राज किया, तो हमें भी लैटिन चीजें जानना पड़ता है। तो मेंस री मीन्स क्या बोला सर, गिल्टी माइंड, याद रखिएगा। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेनल लायबिलिटी इज एम्बॉडीड इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंस सिट री, दिस दैट इज an act itself does not constitute guilt, point to be noted sir। कोई भी गलत काम गलत नहीं हो जाता। द एक्ट itself does not constitute guilt unless done with a guilty intent। जब तक आप उसको गलत मनसा से नहीं करते तब तक वो गलत नहीं माना जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे कई बार होते हैं ना कि आपसे गोली चल गया, आपसे चाकू चल गया, किसी का डेथ हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है आपके हाथ से, जैसे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया किसी को, ठीक है, ऐसे भी होते हैं ना एक्सीडेंटल केसेस, क्या रे होता है कि नहीं होता? हेलो, आपको बात समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ सर। है ना? तो आप किसी को एक्सीडेंट कर देते हो, एक्सीडेंटली भी बहुत बार हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप जब किसी के साथ किसी भी तरह का गलती करते हो, किसी को मर्डर कर देना या समथिंग लाइक दैट, तो मर तो वो गया, लेकिन क्या आप गिल्टी माइंड से किए थे? क्या आपको पता था उसको मारना ही आपका काम था? इट्स लाइक दैट, ठीक है। एन एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट। कोई भी एक्ट अपने आप में ही गिल्ट नहीं हो जाता अनलेस डन विद ए गिल्टी इंटेंट। ओके, इंटेंट क्या है वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। दस, unless an act is done with a guilty intention, it will not be criminally punishable. The general rule is to be stated is there must be a mind at fault before there can be a crime। ये बड़ा famous line है सर। The general rule is to be stated is there must be a mind at fault before there can be a crime। Means re is a subjective matter, obviously subjective matter, because subjective matter का मतलब क्या है सर? मतलब प्रूफ करने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है। सब्जेक्टिवली डिटरमाइन, सब्जेक्टिवली डिटरमाइन मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी कर जाएगा, हर एक केस में अलग अलग हो सकता है। तो मेंस री गिल्टी माइंड है कि नहीं है, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करेगा, हर केस में सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 10, मेंस री इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी क्रिमिनल ऑफेंस। हर तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में मेंस री एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। The motive is not an intention. Motive is not an intention. Intention involves foresight or knowledge of the probable or likely consequence। मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है किसी भी इंजरी के बारे में। इन शॉर्ट, मेंस री इज द स्टेट ऑफ माइंड। मेंस री एक ऐसी मन की अवस्था है which accompanies and direct the conduct resulting in a actus reus। मतलब वही जो गलत हुआ है उसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ऐसा बात है तो फिर उसको मेंस री बोलेंगे सर। ओके, इस तरह का। অ্যাটেম্প টু মার্ডার এর মধ্যে ধরে? हाँ बोल। স্যার এই অ্যাটেম্প টু মার্ডার বলে না, যেটা ধরুন সে করতে চাইলো না কিন্তু ফরচুনেটলি কিছু ওই অ্যাক্সিডেন্টালি কেস যেটাকে বলে। हाँ हाँ, ऑब्वियसली अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब क्या हो गया, उसका तो मन में था ही ना कि हम मर्डर करने वाले हैं। না স্যার, এইটা তো একটা হয়। আর একটা আমি শুনেছি যে এখন ধরুন গাড়ি চালাতে গেলে লাইসেন্স হয়নি, দেন যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস বলা হয় ওটাকে। हाँ, एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर केस वो डिपेंड करता है, मतलब तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है वो तो देख केस कर दे देता है। पहला बात, तुम्हारे लाइसेंस नहीं है, तुम बिना लाइसेंस का गाड़ी क्यों चला रहे हो, ठीक है। ওটাকেই স্যার अगर तुम অ্যাটেম্প টু हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये कहने का मतलब ये हो जाता है क्रिमिनल कोड में, मतलब वो ये कह देता है कि भाई अगर तुम बिना लाइसेंस का गाड़ी चला रहे हो तो कुछ लॉजिक ऐसे बनता है ना, इसका मतलब क्या, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, यू डोंट हैव ए लाइसेंस, इसका मतलब है तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता है ना। और तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता फिर भी तुम गाड़ी लेके रास्ते में निकल गए, मतलब तुम लोगों को मारने के लिए निकले हो। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या प्रूफ है कि तुमको गाड़ी चलाना आता है? आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो अगर तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता फिर भी तुम रोड पे उतर गए तो इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को मारने के लिए उतरे हो। और क्या वजह हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है? इसीलिए वो लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट को वहां पर बिल्ड कर सकता है। ऐसे वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है, बट आपको ओवरऑल बेसिक जो भी चीजें हैं ना उसको थोड़ा सा एक बार फटाफट देख लेना चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया ना कुछ चीजें ऑलरेडी, जैसे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऑलरेडी 565 सेक्शन है, ये पूरा डिटेल्स है, बट आपको भी इतना डिटेल जरूरी नहीं है। 565 सेक्शंस है, शेड्यूल्स है, 56 फॉर्म्स है, ठीक है, और सेक्शंस को भी 46 चैप्टर के अंदर डिवाइड भी किया गया है। चलो सर, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं सर। इंडिया में ये जो क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड जो है इसके बारे में मतलब लेटेस्ट कब से ये स्टार्ट हुआ, क्या रीजन था, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था। तो नॉर्मली देखो ये पूरा जो रीजन है एकदम सर प्राचीन काल से तो नहीं कर सकते, या फिर इसका मेनली ऐसे बोल सकते सर मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया मतलब मध्य युग भी बोल सकते हैं उसको, जैसे जो मुगल एरा है सर, मुस्लिम रूल जब हमारे देश में हुआ था उस टाइम का बात है सर,
कि जिस टाइम पे ये पूरा मुगल साम्राज्य हमारे देश में एकदम पूरा अटैक कर लिया था, ठीक है, जो अपना बाबर का जो सेना है, ठीक है। तो इन मेडिवल इंडिया सब्सिक्वेंट टू द लॉ सेड बाय मुस्लिम्स, तो उस दौरान हमारे देश में जो रूल रेगुलेशंस बनाया गया था वो मुस्लिम द्वारा बनाया गया था, ठीक है। द मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ उस तरह चलता था सर, ठीक है, केम इनटू प्रिवेलेंस। ये तब तक था, ये मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ तब तक चलता था जब तक ब्रिटिश नहीं आया था, ठीक है। द ब्रिटिश रूल्स पास्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, ब्रिटिश ने अपना ये एक्ट को 1773 में फर्स्ट टाइम इसको लागू करने का कोशिश किया, अंडर विच सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। इसके कारण ब्रिटिश ने क्या किया, कलकत्ता में, ब्रिटिश का ये कहाँ था सर, ब्रिटिश का कैपिटल कहाँ था, हम लोगों को तो पता होगा, ब्रिटिश का कैपिटल भारत में कोलकाता था ना सर, क्या रे, कब तक था कोलकाता कैपिटल, कौन बता सकता है, एनीवन? ब्रिटिश इंडिया में कोलकाता भारत का कैपिटल कब तक था, एनी आइडिया सर किसी को? अभिषेक चौथा, कोई तो बताओ, रोशनी, ज्योति, बोलो सर, ब्रिटिश पीरियड में कोलकाता भारत का कैपिटल कब तक था? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ सर। तो बोलो सर कि कोलकाता में भारत का कैपिटल ब्रिटिश का कब तक था? सर 1911 तक था, 1911, ठीक है। 1770s के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी पूरा कैप्चर कर ही तो लिया था। 1696 में ये लोग कोलकाता को बिल्ड करने का काम भी चालू किया था, ठीक है, मतलब कोलकाता जो सिटी को बिल्ड करना, कोलकाता तो था ही सर, बट कोलकाता को अपना कैपिटल के लिए जो सोचना, जो आज का जो धर्मतला एरिया है, एस्प्लैनेड एरिया है, उसको बिल्डअप करने के लिए पूरा काम चालू कर दिया था 1700 के स्टार्टिंग से। उसके बाद कोलकाता में वो लोग, उसको पूरा प्लान था कि कोलकाता को ही कैपिटल बनाएगा, बिकॉज यहीं पर उन लोगों ने स्टार्टिंग में आया था और पूरा ये जोन को पूरा कैप्चर भी किया था, फिर वो सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। ये बहुत सारा रीजन है, कहानी है, वो उतना हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो कोलकाता में सबसे पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट बनाए, उसके बाद धीरे धीरे, समझ में आ रहा है ना सर हिस्ट्री आपको, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको लेटर ऑन दूसरा बनाया साउथ में, दैट इज मद्रास। मद्रास मतलब आज का, मद्रास मतलब आज का क्या सर? अरे कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। चेन्नई सर, वेरी गुड, मद्रास मतलब आज का चेन्नई, एंड आज उस टाइम का बॉम्बे, आज का भी, आज का मुंबई, ठीक है, ठीक है, तो बॉम्बे। सुप्रीम कोर्ट वाज टू अप्लाई ब्रिटिश प्रोसीड्यूरल लॉ, ठीक है, व्हिच डिसाइडिंग द केसेस ऑफ क्राउन सब्जेक्ट, मतलब यही कॉन्सेप्ट को ये लोग धीरे धीरे, ब्रिटिश रूल आ गया, अब मुस्लिम लॉ खत्म, ब्रिटिश लॉ चालू। लेकिन ये ब्रिटिश ना अपना कॉन्सेप्ट को उतना इजीली नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ा दंड चालू हो गया था अगेंस्ट ब्रिटिश, दैट इज 1857 रेविलियन, ये मैं आपको पहले भी बोला। द क्राउन टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इंडियन पेनल कोड उन लोगों ने लाया 1861 में, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, was passed by the British Parliament. CRPC was created for the first time ever in 1882 and then amended in 1898 में amendment हुआ। फिर लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हम लोगों ने बाद में बनाया लॉ कमीशन के थ्रू से, दैट इज 1973, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। इस तरह से हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फ्रॉम मुगल एरा टू रिसेंट एरा में एस्टेब्लिश हुआ। समझ में कुछ आया सर? हेलो, बोलो सर। इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फ्रॉम मुगल एरा टू टुडेज एरा, मैं उससे पहले नहीं चल रहा सर, वो चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोका, उतना दूर जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बहुत पुराना हिस्ट्री है भारत का। भारत कोई छोटा मतलब रिसेंट मतलब कंट्री नहीं है, कोई मॉडर्न कंट्री नहीं है, सब बड़ा ही पुराना कंट्री है, तो इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, जितना इसके बारे में बोला जाए उतना कम पड़ जाएगा। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑफेंस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बताया कि सर व्हाट इज ऑफेंस, ठीक है, डिफरेंट लॉ। ऑफेंस के बारे में क्या बोला है, गलती के बारे में बोला है। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। सर देयर इज अ क्वेश्चन इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, पहले कभी सुने हो सर इस तरह का ऑफेंस के बारे में? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, हाँ सर। सर क्या होती है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेस फॉर व्हिच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट ए कोर्ट मैंडेट, समझ रहे सर?
कोड मैंडेट वारंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड, मतलब इस पर्टिकुलर जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके हिसाब से पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर के बिना भी किसी को भी अरेस्ट वो कर सकता है, लेकिन वो किस तरह का ऑफेंसेस होगा, दैट काइंड ऑफ ऑफेंसेस आर कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस केसेस द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ओनली आफ्टर बीइंग ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अ वारंट। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर चाहिए उनको। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली रिलेटिवली सीरियस ऑफेंसेस देन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। समझ रहे सर? जिस केस में पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर अरेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपका गलती जो है या समाज का जो गलती है वो सीरियस गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, इसका मतलब वो सीरियस गलती है, तभी कोर्ट ऑर्डर दे रहा है अरेस्ट करने के लिए। तो जनरली रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस देन कॉग्निजेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली relatively less serious offenses than cognizable offenses. Cognizable offenses reported under section 154, याद रखिएगा सर, सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को रखा गया है। ठीक है, और दोज ऑफेंसेस फॉर व्हिच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट ए कोर्ट मैंडेट। ठीक है, on first schedule of the court for non cognizable cases the police officer may arrest only after being duly authorized by a warrant or non cognizable offenses। ठीक है, and non generally relatively less serious offenses than cognizable। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दिखाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो, अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर द केस। मैजिस्ट्रेट पुलिस को बताते हैं कि भाई केस को रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेट द सेम एंड सबमिट द चालान और रिपोर्ट फॉर कैंसिलेशन। जो भी है वो बताने के लिए बोलते हैं। दैट इज 2003 का रिपोर्ट में ये चीज बताया गया था कि एवरीथिंग जो भी है मैजिस्ट्रेट बताएगी पुलिस को, वो चालान रिपोर्ट सब कुछ सबमिट करेगा। हम लोगों को समझ में आ रहा है सर? बताइएगा सर कि सर क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल समझ में कुछ आया कि नहीं? अरे बोलो सर, यस नो। एग्जाम्पल देखोगे? चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं। गूगल कुछ दिखाएगा एग्जाम्पल में? कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या ऑफेंसेस मिल सकता है? ये नॉर्मली जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है ना सर, ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जगह में ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हो सकता है, चोरी करना, छिनताई करना, डिपेंड करता है। आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा है तो आप लोग भी मुझे शेयर कर सकते हो, सर ये एग्जांपल हो सकता है। मैं देखता हूँ कुछ एग्जांपल्स का लिस्ट मुझे मिल जाए तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। স্যার সাধারণত সোসাইটি ইন্টারেস্টে কোনো রকম মানে ক্রাইম হলে পুলিশের কোনো ওয়ারেন্ট লাগে না, যেমন কোনো টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি কোথাও খবর পেলে ওয়ারেন্ট লাগে না, এমনি অ্যারেস্ট করতে পারে। यस, मतलब बहुत खतरनाक सीरियसनेस है तो वो आराम से जाके कर सकता है। ये सही, तो मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी बताओ कि कोई चीटिंग कर रहा है, ठीक है, किसी को, तो इन दैट केस कोर्ट ऑर्डर का भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाके उसको अरेस्ट कर सकता है। जैसे कि 420 आप लोगों को लास्ट दिन इंडियन पेनल कोड में समझा रहा था ना सर, 420 एग्जैक्टली जैसे तोता ने बताया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। ऐसे केसेस में जरूरत ही नहीं है, अब जाके डायरेक्टली वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई कोर्ट ऑर्डर का जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज आपको यहाँ पर बताया। यस, वेरी गुड सर, समझ में आ गया। और बाकी जो भी छोटा मोटा मैटर है, ठीक है, जो उतना सीरियस नहीं है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर अगर है तो जाके आपको पुलिस ऑर्डर मतलब अरेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। ठीक है, ओके, बोलो। ओके, अच्छा, इंग्रेडिएंट्स इन सेक्शन 154 मतलब बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 154। तो 154 में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक बार देख लेते हैं।
इट इज एन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू पुलिस ऑफिसर, कोई इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया, इन्फॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल है, मतलब वही कुछ सीरियस मैटर है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी ऑर्डर डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट, इट इज एन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग एफआईआर, एफआईआर दर्ज करने के संगे संग ही इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा, कोई देरी नहीं होना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन में बी गिवन बाय ओरली, इन्फॉर्मेशन जो दिया जाएगा वो ओरल दिया जा सकता है, राइटिंग भी दिया जा सकता है, इवन रेलिवेंट टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई रेलिवेंट टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन भी है इज ऑल्सो सफिशिएंट टू बिकम एफआईआर। एफआईआर जानते हो ना सर आप लोग, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, जो हम लोग पुलिस के पास जमा करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं ना, ठीक है, तो वही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग जो है दैट इज, ठीक है, तो इवन रेलिवेंट टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो सफिशिएंट टू बिकम एफआईआर। A copy of the FIR shall be given to informant free of cost immediately, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट करने का पूरा इंग्रेडिएंट्स है कि पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल होगा, ये मस्ट होना चाहिए, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एफआईआर, एंड इन्फॉर्मेशन में बी गिवन बाय ओरली और इन राइटिंग is also sufficient, even telephonic information is also sufficient to become a FIR. Okay sir, बोलो सर, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, सेक्शन 154 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका जो भी कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, समझ में आ रहा है? बताइएगा। यस सर। सर ये वर्ड भी आप लोग सुने होंगे, समन, हाँ सर, कोर्ट ने सामन भेजा है, या बंगाली में बोलते हैं समन, है ना, कोर्ट समन करे छे, ऐसे करके टीवी न्यूज चैनल में भी दिखाते रहते हैं। ये समन केस एंड वारंट केस, ये क्या है? हाँ, कोई बता सकते हो सर, समन केस और वारंट केस क्या है? हाँ तथा एनी आइडिया? স্যার ওয়ারেন্ট কেস মেনলি ওই ডেথ কিংবা ইমপ্রিজনমেন্ট অফ লাইফ এইসব ক্ষেত্রেই ওয়ারেন্ট কেস হয়, আর সামান কেস তো এমনি কোনো সাধারণ ক্ষেত্রে মানে লেস সিরিয়াস ক্ষেত্রে সামান করে যেখানে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। यस, सामन करना मतलब बेसिकली खुद को हाजिरा देना या प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने, और वारंट केस तभी आता है जब कोई डेथ का मैटर हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, कम से कम 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ऐसे केसेस में आपको वारंट केस दिया जाता है। ये देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कोड, अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इज टू इशू समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इफ द केस इज समन्स केस, ठीक है, अक्यूज्ड को अटेंडेंस देने के लिए बताते हैं कोर्ट में, हाजिरा देने के लिए। इफ द केस अपीयर्स टू बी वारंट केस, अगर ये केस वारंट केस हो जाता है, ही में इशू ए वारंट और समन्स और एज ही सीज फिट, जो भी उनको ठीक लगेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन W ऑफ द कोड डिफाइन समन्स केस एज अ केस, समन्स केस को क्या बताते हैं? एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, सेक्शन 2 सबसेक्शन X। तो वारंट केस क्या होता है ये देखने से आपको समझ में आ जाएगा। अब द कोर्ट डिफाइंस वारंट केस एज ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। वारंट केस तभी होता है जो पनिशेबल विद डेथ होना चाहिए, ठीक है, पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होना चाहिए, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स, कम से कम 2 साल का, 2 साल से ज्यादा सजा होना चाहिए, तभी उस केस में वारंट केस फाइल किया जाता है। बाकी जो भी है वो वारंट केस में जो नहीं आता उसके लिए समन्स केसेस होता है, जो बेसिकली अटेंडेंस या हाजिरा देने के लिए कोर्ट में बताया जाता है। तो बेसिकली ये 2 तरह का केसेस बनता है, एक होता है समन्स केस, मतलब किस तरह का केस बनेगा एज पर योर गलती, ठीक है, आपके ऑफेंस के ऊपर बेसिस में। तो वारंट केस बेसिकली डेथ, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 इयर्स, ऐसे केसेस में बन सकता है, और बाकी जो भी रहेगा वो सब समन्स केसेस में आ जाता है। कहाँ बोला है? सेक्शन 2 सबसेक्शन W में ये कोर्ट समन्स केस को डिफाइन किया है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन X में वारंट केस को डिफाइन किया है। बोलो सर, और वो भी पूरा का पूरा बात सेक्शन 204 में ये कोड बता के रखा है, समझ में आ गया? ये सब बड़ा ही वाइटल पॉइंट है ये सब, मतलब ये जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, इस तरह का चीजें बहुत वाइटल हो जाता है जब भी ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बात करते हैं ना, तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। बोझा जाते हैं सवाई के। ज्योति, आवाज नहीं आ रहा है, ज्योति, रोशनी, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर। ओके,
टेरिटोरियल एक्सटेंट, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, टेरिटोरियल एक्सटेंट को स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अब सवाल ये उठता है सर ये जो पूरा केसेस है, जो क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड जो है, ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है? सर ऑलरेडी आपको पता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये पहले जो जम्मू कश्मीर वाला इशू था वो खत्म हो गया। पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज curtailed by article 370 of the constitution of India, though as of 2019 the parliament has revoked article 370 from Jammu Kashmir, thus rendering the CRPC applicable to the whole of India। मतलब कश्मीर पे जो लागू नहीं होता था उस पे भी ये अप्लाई होना चालू हो गया है। Provision that the provision of this code other than those relating to chapter 8, 10, 11 thereof shall not apply। तो कहाँ कहाँ है इसमें कुछ चैप्टर्स है जहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बोला हुआ है इस पर्टिकुलर क्रिमिनल प्रोसीजर में, कुछ स्टेट में अप्लाई नहीं होता, जैसे कि नागालैंड में नहीं होता एंड ट्राइबल एरियाज में नहीं होता। मतलब ट्राइबल का ना थोड़ा अपना रूल रेगुलेशंस होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको। कल ही मेरे को आते आते इसके बारे में एक चर्चा चल रहा था, मतलब कल जब घर से आ रहा था एक्चुअली, जैसे कोई जंगल चोरी करता है ना, जंगल चोरी करना समझते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर कोई चोरी करता है तो उसको भी सजा मिलता है क्या रे तथा, मिलता है कि नहीं मिलता? फॉरेस्ट चोरी होता है ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के केस में अगर मानो कि कभी कोई फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे मानो स्पेशली मैं ट्रीज का बात कर रहा हूँ, अगर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोई ट्राइबल चुराता है, ठीक है, अगर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोई ट्राइबल चुराता है तो ट्राइबल को ना आप मतलब फटाफट अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको जरूर पूछताछ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल रीजन होता है सर। ये देखो सर, देख पा रहे आप लोग? हाँ, ट्राइबल किस तरह से लकड़ी उठा के जा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये ट्राइबल्स जो होते हैं ना ये फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ये फॉरेस्ट इनका ही है। तो ये अगर कहीं कभी ऐसा होता है कि वो लेके वहां से जा रहा है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो आप इनको ना जाके ऐसे नहीं बोल सकते भाई तुम चुरा के लेके जा रहे हो, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये कुछ बातें चलता है कि ट्राइबल्स, ये देखो यहाँ पर व्हाई इंडियाज फॉरेस्ट राइट एक्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट नॉन ट्राइबल्स। अगर आप जैसे अगर हम आप जैसे लोग फॉरेस्ट में जाके इस तरह से लकड़ी उठा के लेके आएंगे ना, तो हमें आपको बहुत सवाल का जवाब देना पड़ेगा, हमें मतलब हम लोग को ये भी कर सकते हैं, हम लोग का जो भी लेंगे उसको सीज भी कर सकता है, बट इनको कुछ नहीं बोला जाएगा बिकॉज ये इनका है। তাই তো কথা, এরকম কিছু ব্যাপার আছে তো নাকি রে? আরো ভালো বলতে পারবি? স্যার গভর্নমেন্টের স্পেশাল রুল আছে ট্রাইবালদের এগেনস্টে কোনো রকম মানে ক্রিমিনাল কেস কিংবা কোনো সিভিল কেস করা যায় না, জাস্ট বোঝানো যায়। यस, ट्राइबल के अगेंस्ट में तुम किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस लगा ही नहीं सकते, उनको अब समझा सकते, ठीक है। ऊपर से फॉरेस्ट तो उनका ही है, ऐसा ही रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। तो ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नागालैंड को क्यों ऐसा दिया गया? हाँ, इसमें ज्योति मेरे को थोड़ा हेल्प कर सकता है। ज्योति, ज्योति को मेरा आवाज आ रहा है क्या? नागालैंड को क्यों स्पेशलिटी मिल रहा है इसमें, क्या लगता है? हाँ सर, ट्राइबल एरिया है। यस सर, बिकॉज नागालैंड इज बहुत ही ज़्यादा ट्राइब्स है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, दैट इज़ वाई नागालैंड के लिए भी सेम रूल गवर्नमेंट यहाँ पर अप्लाई करता है। जैसे या फिर कोई भी ट्राइबल एरियाज में, नॉट जस्ट मतलब नागालैंड को स्पेशली बोला, बाकी जहाँ जहाँ और भी ट्राइबल्स एरिया आपको दिख जाएगा वो एरिया में भी इस तरह का रूल्स, मतलब जो एकदम टिपिकल ट्राइबल्स है उनके लिए भी ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। However, the concerned state government may by notification apply any or all of the provision in these areas. Moreover, the Supreme Court of India has also ruled that even in case in these areas, the authorities are to be governed by the substance of these rules, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होता है, जरूरत पड़ने से अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसेस नजर आएगा तो कर दिया जाएगा, पर नॉर्मली नहीं है। अच्छा, ये क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में कौन सी बॉडीज काम करते हैं सर? जैसे सबसे ऊपर में तो एक का नाम लेना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, हाई कोर्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस का एरिया रहेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस उस एरिया का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सरकारी गवाह मतलब सरकारी वकील वगैरह जो है, डिफेंस काउंसिल्स, करेक्शनल सर्विस पर्सनल, ठीक है। करेक्शनल सर्विस पर्सनल मैंने, हाँ सर, जेल का जो कनेक्टेड होगा ना सर, जेलर या करेक्शनल सर्विस बोलते हैं, जेल नहीं बोलते।
आजकल बोलते हैं करेक्शनल सेंटर, मतलब जहाँ पर लोगों को सुधारा जाता है। क्या रे, जेल वर्ड से ये वर्ड ज्यादा अच्छा है ना, करेक्शनल, करेक्शनल होम ऐसे बोलते हैं। তাই তো রে, সব টিভিতে দেখেছিস তো বোধহয়। স্যার বাংলায় সংশোধনাগার বলে। संशोधनागार, जेल से अच्छा वर्ड है सर, करेक्शनल। तो ये लोग नॉर्मली इस तरह के कोड का बॉडीज में फंक्शनरीज होते हैं, ठीक है। मतलब जब भी किसका मतलब योगदान रहेगा, कौन कौन इसमें बॉडी हो सकते हैं, आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, ऐसे आपको बहुत सारा पावर इसमें जानना पड़ेगा। तो इसमें जैसे मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होता है, द कोर्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होंगे उनके पास क्या है, may pass any sentence authorized by law except a sentence of death। डेथ ऑर्डर नहीं दे सकता, आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट भी डेथ ऑर्डर दे सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट में वहीं पर जाके लोग रुकता है, बिकॉज डेथ ऑर्डर का बात है। तो मेरे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये दोनों चीज नहीं दे सकता। और अब इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 years, मतलब 7 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता। कहां पर, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वहां पर। वो डेथ का सजा नहीं सुना सकता, इम्प्रिजनमेंट का सजा नहीं सुना सकता, मतलब फॉर लाइफ का, इवन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 years का ज्यादा सजा नहीं सुना सकता। कौन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज्यादा नहीं, और ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से ज्यादा फाइन भी नहीं कर सकता। कहां बोला गया है, सब बाय एक्ट 25 ऑफ 2005 ऑफ ₹5,000 और बोथ, दोनों भी कर सकता है, बट वही 3 साल से ज्यादा नहीं, 10,000 से ज्यादा फाइन नहीं। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, 1 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, 5,000 से ज्यादा फाइन नहीं कर सकता। द कोर्ट ऑफ ए चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, शहर में होते हैं नॉर्मली, shall have the power of the court of a chief judicial magistrate, जितना पावर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होता है उतना पावर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का भी होता है, एंड द कोर्ट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का भी वही होता है। shall have the power of the court of judicial magistrate of first class, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो पावर है वही वाला, नॉट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास वाला, ठीक है। तो ये एक पावर के बारे में आपको यहाँ पर पता चले, समझ में आया सर, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर के बारे में आपको बताया गया, समझ में आएगा सर, बोलो। यहाँ पर आपको, अब लोग मैट के अंदर भी जाओगे ना, आपको इसके अंदर भी ये सब चीजें और पता चलेगा। ये देखो जो जो चीजें हम लोग यहाँ तब से पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो क्लासेस और क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, एंड उसके बाद आता है हाई कोर्ट। और उसके सबसे ऊपर कौन जाएगा सर, सबसे ऊपर आएगा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। ये देखो पूरा पावर ऑफ कोर्ट के बारे में एक एक करके बोला हुआ है। तो अगर आप मैटर को एक बार समझ लेते हो ना, ये देखो सेंटेंस हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, मतलब कौन सा जजेस क्या पास कर सकता है, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार पावर ऑफ कोर्ट्स को जरूर घर में डिटेल्स में एक बार रिवाइज करना, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को जरूर बोलना। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, आपको जैसे मैंने अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बताया ना, ऐसा आपको यहाँ पर हाई कोर्ट का दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का जो मैंने आपको अभी बोल दिया वो भी मिल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, अरेस्ट के बारे में भी क्या क्या कर सकता है। तो यही सब चीजें आपको थोड़ा सा मेहनत करके समझना पड़ेगा, ओके। बस इतनी सी बात है सर। क्या टफ लग रहा है आप लोगों को, बोलो, क्रिमिनल प्रोसीडियर में कुछ टफनेस है क्या? अरे ना सर, सर बेल क्या होता ना है, दादा, बेल क्या होता है, बेल, बेल के बारे में कोई डेफिनेशन एज सच है नहीं। अंडर द कोड थ्रू द टर्म्स बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये दोनों चीज बहुत यूज होता है। ऐसे हम लोग भी ये चीज देखे कि क्या ये केस बेलेबल केस है या नॉन बेलेबल है ना। ऐसे टीवी में, सिनेमा मूवीज में दिखाते हैं ना कि ऐसा केस लगाऊंगा ना नॉन बेलेबल, निकल ही नहीं पाएगा, सड़ते रहना जेल के अंदर। ऐसे डायलॉग हिंदी मूवीज में यूज करते हैं, इसके ऊपर नॉन बेलेबल चार्जेस लगाओ, ठीक है। क्या है, सुना है कि नहीं सुना बचपन में, हाँ, कि इनके ऊपर नॉन बेलेबल चार्जेस लगाओ कि ये भी जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे, इस तरह का, ठीक है। एग्जैक्टली कि क्या आप
तो बेलेबल चार्जेस मतलब बेलेबल केस मिलेगा या नॉन बेलेबल केस दिया जाएगा, क्या गलतियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली फैक्ट होना पड़ता है, लेकिन वो क्या है ना, कई बार लोगों को फंसाया भी जाता है। तो it has however been defined by the Black's Law's lexicon as security for the appearance of the caused person on giving which he is released pending trial or investigation। मतलब किसी सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब कि भाई तुम फिर से अपीयर करोगे, जैसे ये शाहरुख खान के केस में, जैसे किसी को गारंटर होना पड़ा, ठीक है, जो अपीयर होगा, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली जूही चावला ने गारंटी लिया था, पता है आप लोगों को। जूही चावला शाहरुख खान की बहुत ही अच्छी दोस्त है, ठीक है, वो को एक्ट्रेसेस भी रही हैं, बहुत मूवीज भी की हैं। तो उसमें उन्होंने आर्यन खान को बेसिकली बेल के लिए उनका जो गारंटर बना, कभी भी किसी भी जरूरत में वो कोर्ट में अपीयर करेगा, इसके बारे में बोला, ठीक है। तो जब भी जरूरत होगा, तो इस तरह की कंडीशंस पे आपको बेल मिलता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इनको बेल देना चाहिए, मतलब सजा के बेसिस में, मतलब किस तरह का गलती किए हैं, किस तरह का ऑफेंसेस किया है, क्या उनका गिल्टी था, मेंस री क्या था, सब कुछ चेक करने के बाद ही बेल मिलता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा चंदा कोचर जी आईसीआईसीआई से का, उनको भी रिसेंटली बहुत दिन उनको रखा गया था ट्रायल में, पता है आप लोगों को चंदा कोचर जी का केस क्या रे। चंदा कोचर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी। यस, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी सर। बड़ा प्राउड था हम लोगों को कि कोई जैसे अरुंधति भट्टाचार्य, लेकिन इनके अगेंस्ट में ये एक, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था आईसीआईसीआई बैंक में, बट क्या इन्होंने अपने हस्बैंड के चक्कर में आके, इनका हस्बैंड दीपक कोचर, ठीक है, उन्होंने, वो वीडियोकॉन का शेयर होल्डर था, तो इन्होंने कुछ इस तरह का कर दिया था इनके ऊपर। देखो क्या एलिगेशन क्या है इनके ऊपर। कोचर allegedly favored Videocon group in lending practices. ICICI Bank said it has decided to institute an independent, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? सो वेणुगोपाल धूत वाला कंपनी ना सर? हाँ एकदम सर। First reported that Videocon group promoter Venugopal Dhuth provided crores of rupees allegedly to New Power Renewable and Private Limited, a firm he had set up with the Chanda Kocher's husband Deepak Kocher, and two relatives 6 months after the Videocon group got 3250 crore as a loan from ICICI Bank। मतलब 3250 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को दे दिया, लेकिन वीडियोकॉन ग्रुप को इतना लोन पाने का एसेट्स ही उनके पास नहीं है। He allegedly transferred proprietorship of the company to trust owned by Deepak Coaches for 9 lakh 6 months after he received the loan from ICICI Bank. The Videocon account was declared an NPA, non-performing asset, मतलब bad loan वो दे नहीं रहा है 2017 से, according to the report। मतलब जो लोन नहीं दे रहा है उसको आप कैसे लोन प्रोवाइड कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो proving the acquisition of the Swanky family residence of Chanda Kocher, the CEO of MD of ICICI Bank in South Mumbai by her husband Deepak Kocher in a complex transaction involving firms linked to Videocon Group, reported Indian Express। देखो सर कितना सारा, देखो on 24 January 2019 Chanda, her husband Deepak and industrialist Venugopal Dhuth were named in a CBI FIR for cheating and defrauding ICICI Bank to the tune of 1730 crore। CBI detailed the famous operandi and charged them with offences punishable under section 120B conspiracy and 420 that is cheating of IPC, section 7 taking gratification and 13 criminal misconduct and with 13 pecuniary advantage and prevention of corruption act। इस सब एक्ट के तहत इनके अगेंस्ट में केस बनाया गया। उसके बाद इनका जेल हुआ सर, उन्होंने काफी दिन ट्रायल में था चंदा कोचर जी, अब रिसेंटली उनको बेल में छोड़ा गया, ये शर्त में कि वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। तो समझ में आ रहा है सर। मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस उनके ऊपर कहा गया सर, फेसिंग एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। आप समझ सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस मतलब बहुत भयंकर चार्जेस है, ठीक है। तो बेसिकली फंस चुके हैं ये, ठीक है। तो इस तरह का आप समझ रहे हो कि क्यों एक कंपनी सेक्रेटरीज को क्यों ये सब लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। स्टार्टिंग में आप लोगों को पूछा था कि क्या एक कंपनी सेक्रेटरीज को कुछ जरूरत है क्रिमिनल प्रोसीडियर, क्रिमिनल लॉ के बारे में जानकारी लेने का, तो तोता ने भी अच्छा जवाब दिया था, ये सर जरूरत है, बिकॉज कंपनी में ऐसे बहुत सारे केसेस बनता है, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट में यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखा है, कंपनी सेक्रेटरीज एंड द सेक्रेटरियल प्रोफेशन वुड हैव रिलेटिवली लेस टू डू विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। ज्यादा कुछ करने का जगह इनको है नहीं, ठीक है, ये लॉ को लेके ये ज्यादा कुछ करता नहीं है देन विद अदर प्रोसीड्यूरल लॉज, except the safeguarding against incurring of liability of criminal offences by directors,
सेक्रेटरी खुद अगर कुछ ऐसे करते हैं, मैनेजर और द प्रिंसिपल ऑफिसर under different corporate and industrial laws. Nevertheless, it is necessary that a company secretaries and other secretarial staff should be familiar with some of the relevant features of the code. It is an act to consolidate and amend the law relating to the procedure to be followed in apprehending the criminals, investigating in criminal cases, and their trials before the criminal courts. It is an adjective law but also contains provision of substantive nature. ठीक है, और साथ साथ में इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इसीलिए और कुछ नहीं है सर। सीएस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेके रेगुलर लाइफ में ज्यादा कुछ करने का जगह नहीं है, बट कम से कम जब बात कभी किसी कंपनी के अगेंस्ट में हो जाए, जैसे चंदा कोचर जी का जैसे हुआ, ठीक है, अब ऐसे केसेस में कंपनी का जो सीएस है, अब कई बार गलत भी हो सकता है ना, ऐसा अभी पूरा प्रूव नहीं हुआ है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कंपनीज को भी कि भाई हमारे पास भी इतना ऐसा लोग होना चाहिए जो अपने कंपनीज को हमेशा सेफगार्ड कर सकता है, बचा सकता है, गलती करने से रोक सकता है। तो बेसिकली दैट इज द पॉइंट। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। है दादा। ओके, तो यही बेल के बारे में। तो फिर रिलीजिंग पेंडिंग ट्रायल फॉर इन्वेस्टिगेशन, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड classify the offense defined in the Indian Penal Code. Besides specifying whether an offense is bailable or non-bailable, it is also specify if it is cognizable or non-cognizable. ये दोनों भी डिपेंड करता है। Which court has the jurisdiction to try the said offenses, the minimum and maximum amount of punishment that can or shall be awarded for the said offenses. The Supreme Court of India has from time to time made certain bailable offenses. समय के साथ साथ वो bailable offenses, non-bailable offenses का डिटेल्स बना रहा है, स्पेशल डायरेक्शन भी देता है to curb increasing menace of certain crimes of in the society. The state government has the power to make certain offense bailable or non-bailable in their respective states. अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से भी किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बेल दिया जाएगा, किसको नॉन बेल नहीं दिया जाएगा, इसका अलग लिस्ट बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, so there is a point is a summary trials. ठीक है, ये क्या है? Section 260 clause 1 of the code lists certain offenses which may be summarily trialed by any chief judicial magistrate, any metropolitan magistrate or any judicial magistrate first class. A first class magistrate must first be authorized by the respective high court. Obviously इसको authority कौन देगा? Obviously respective high court देगा उस particular state का। To that effect before he may try cases summarily under this section, वो उस केस को summary करेगा। ठीक है, तो summary cases में वो क्या क्या कर सकता है? The offenses that will be tried summarily under this section, section 260 clause 1. देखो सर क्या क्या केस को समरीली कर सकता है। सर जो केसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ होगा उसको कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा केसेस जिसका डेथ पनिशमेंट हो सकता है, इस केस को नहीं लेगा वो, है ना। जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, इस केस को भी नहीं लेगा। इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा होगा, इस केस को भी वो कुछ नहीं करेगा। बाकी इसके अलावा जो भी केसेस रहेगा उसको समरी ट्रायल करेगा। फिफ्थ अंडर सेक्शन 379, 380, 381 ऑफ द इंडियन पेनल कोड प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए? 2000 से नीचे। समझ रहे सर? सेक्शन अंडर सेक्शन 379, 380, 381 ऑफ आईपीसी प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी बिलो 2000, तभी जुडिशियल जो जज रहेंगे वो कुछ कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कुछ कर सकता है, समरी ट्रायल ले सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, स्मॉल अमाउंट में वो नॉर्मली काम करते हैं। Receiving or relating stolen property under section 411 of the penal code where the value of the stolen property is below 2000. Assisting the concealment of disposal of stolen property under section 414 penal code, the value of the stolen property कितना होना चाहिए? 2000 से कम। Lurking house trespass, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, इस तरह का जो भी है, किसी का घर तोड़ना स्पेशली रात को, ठीक है, 456 ऑफ द पेनल के हिसाब से ये भी वो ले सकता है। Insult with an intent to provoke a breach peace, शांति उल्लंघन करना, ठीक है, सेक्शन 504 ऑफ द क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506 ऑफ द कोड, ठीक है, ये भी ले सकता है। एबेटिंग ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑफेंसेस, मतलब कोई भी ऑफेंस में अगर वो बहुत ज्यादा गलती कर दे, attempt to commit any of the above mentioned offenses and offenses with respect to which complaints may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871, वो भी इसके अंदर वो ले सकता है। तो apart from the above, a second class magistrate may, if so empowered by high court, अगर high court second class magistrate को भी power देता है, summarily try an offense punishable with fine or with imprisonment not exceeding 6 months.
6 महीने से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता। और अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच एन ऑफेंस एज पर सेक्शन 262 सबसेक्शन 2, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in case of conviction under this chapter 21। मतलब सेकंड क्लास के पास नॉर्मली वो 6 महीने से ज्यादा सजा तो सुना ही नहीं सकता, और अगर फाइन के साथ हो तो 3 महीना मैक्स टू मैक्स नॉर्मली वो सजा सुना सकता है ट्रायल केस में। सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट का पावर अगर हाई कोर्ट देता है तो। A summary trial tried by magistrate without being empowered to do so is void। अगर पावर नहीं है तो नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट के पास अगर पावर नहीं है तो अगर कोई ऐसा सजा वो सुनाते हैं तो void हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। The procedure for summon case is to be followed subject to special provision made in this behalf। The maximum sentence that may be awarded by way of summary trial is 3 months without fine। यही मैक्सिमम नॉर्मली बोला गया है कि 3 महीने तक का आप सजा विद और विदाउट फाइन आप दे सकते हो। The magistrate may give up the summary trial in favor of the regular trial if he finds it desirable to try the case summarily। The judgment is to be delivered in abridged form, मतलब shortest, abridged मतलब shortest, जितना हो सकता है shortest format में ही वो कर सकता है। ठीक है सर, तो इस तरह का नॉर्मली छोटा लेवल में होता है। जजमेंट इज द फाइनल रीजन डिसीजन ऑफ द कोर्ट एज टू गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। Where the accused is found guilty, the judgment must also contain in order to requiring accused to undergo punishment or treatment। Okay, every court must deliver the judgment in language of that court as determined by the state। judgment किस कौन सी भाषा में सुनाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जिस लैंग्वेज को पावर दिया है। every court must deliver the judgment in the language of that court as determined by the state government। it must contain the points that lead to determination of guilt और innocence। ठीक है, इनोसेंस है कि नहीं वो भी बताओ, गिल्ट है कि नहीं वो भी बताओ। इनोसेंट के केस में भी सजा मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है। इट यूजुअली कमेंसेस विद फैक्ट्स एंड मस्ट इंडिकेट careful and analysis of evidences। it must also specify the offense under the penal code or such other specific law as well as punishment sentenced। if acquitted, the offense which the accused is so acquitted must be specified along with direction that accused be set at liberty। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में सेक्शन 355 में अब्रिज्ड फॉर्म में जजमेंट के बारे में बोला गया है, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। क्या क्या है वही जो मैं आपको इतना देर से बोल रहा था, और वो क्या क्या मेंटेन करेगा वो यहाँ पर बोला है। शुड मेंटेन डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कब हुआ है, नेम ऑफ द कंप्लेंट, किसने कंप्लेन किया अगर कोई है, नेम ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, हिज पेरेंटेज और रेसिडेंस, मतलब घर माँ पापा कहाँ रहते हैं या फिर उसका कोई घर है तो वो भी बताना पड़ेगा। ऑफेंस कंप्लेंट किसने किया, प्रूफ है कि नहीं है, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, फाइनल ऑर्डर कुछ था मतलब दिया कि नहीं दिया, डेट ऑफ द ऑर्डर क्या था, एंड इन केस वेयर अपील लाइज फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर द डिसीजन। एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी उनको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? बोलो। जजमेंट इन अब्रिज्ड फॉर्म सेक्शन 355 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट डिलीवर जजमेंट इन अब्रिज्ड फॉर्म, और उसमें क्या क्या रहेगा वो यहाँ पर बोला हुआ है। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही रहता है, तो ये एक लिस्ट है जो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के केस में ये रहता है। एंड लास्ट में ए বোঝা যাচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে না বল রে दादा कंपेंसेशन एंड कॉस्ट के बारे में क्या पॉइंट है वो थोड़ा देख लो। The functions of a civil code may be performed by a criminal code by virtue of section 357, 358 and 359. This has been done in provide just speedy and less expensive redress to the victim। The code is empowered to levy a fine from the offender। Such fine may wholly or in part, पूरा भी हो सकता है आधा भी हो सकता है, be used for the purpose of compensating the victim, जिसके साथ कुछ भी गलती हुआ है उनको देना पड़ेगा। As per the amendment of 2009, a new section 357A has been inserted which talks of victim compensation scheme। Further, in the year 2009-13, the two new sections, namely section 357B and 357C insert हुआ to make compensation to the victim as defined under section 2 subsection WA in addition to fine imposed under section 364A, 376D and the IPC shall be treatment of victim respectively। तो बेसिकली अगर विक्टिम को कुछ होता है तो उनको कंपेंसेट करेगा, जिसके थ्रू से मतलब एक्यूज जो रहेगा वो उसको ऑब्वियसली पेमेंट करेगा, जो भी एज पर कोर्ट जो भी डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये सब सेक्शन बना गया है सर, 357A, 357B, 357C, 364A, 366D इंडियन पेनल कोड भी इसके अंदर शामिल है। एंड लास्ट में आता है सर पोस्ट कन्विक्शन ऑर्डर, हैविंग रिगार्ड टू द एज, कैरेक्टर एंड antecedents of the offender and the circumstances in which the offense was committed,
If the court convicting the accused consider it expedient to release the offender, it may do so either on probation of good conduct or after due admonishment. मतलब अगर वो कुछ अच्छा करता है तो छोड़ सकता है. This provision is contained in section 360 of the code. Thus the court may direct that the offender be released on his entering into a bond. Bond के थ्रू से, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना बॉन्ड में छोड़ा है, with or without sureties. The offender is further required to keep peace and be a good behavior as well as appear thereafter before the court when called upon during such period as the court may decide. This period should be exceed 3 years. The following condition have to be satisfied. क्या क्या शर्त पे आपको छोड़ा जा सकता है अगर आप गलती करते हो? There is no previous conviction proved against the offender. In case the person convicted is a woman of any age or a man aged below 21 years, the offense committed is not punishable with life imprisonment or death penalty. In case the person is a man above 21 years of age, the offense which he is convicted is punishable with fine. Alternatively, the offender may be released after due admonition if the following conditions are satisfied. There is no previous conviction proved against the offender. अगर कोई पुराना कुछ कहानी है नहीं इनका बार बार का. Offense of which the accused is convicted is any of the following. चोरी के केस में, theft in a building, building में चोरी किया, dishonest means appropriation किया, किसी के साथ कुछ dishonesty किया, any offense punishable under the Indian Penal Code with no more than 2 years of imprisonment, ऐसा केसेस है, and any offense punishable only by fine. ठीक है, फाइन लेके छोड़ देना. तो डिफरेंट किस तरह का केसेस बना हुआ है. नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में रिलीज एन ऑफेंडर. सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट किसी को रिलीज नहीं कर सकता अंडर इन सच ए मैनर विदाउट बीइंग इम्पोर्ड बाय डू सो. अगर पावर जब तक उनको नहीं दिया जाता सेकंड क्लास तो एकदम रिलीज नहीं कर सकता. ही मे ट्रांसफर द केस टू मैजिस्ट्रेट फॉर कंसिडरेशन. Section 361 narrows down the direction of the court to sentence an offender without taking into consideration the provision of section 360 and similar provision contained in Probation of Offenders Act or any other law for treatment, training and rehabilitation of youthful offenders. It requires then such provisions are applicable. The court must record in writing the reason for not allowing the benefit of the same to the offender. Section 30 provides the court of magistrate with the power to award imprisonment for additional terms over the substantial period awarded. मतलब ये मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर भी हो, जरूरत पड़ने से इम्प्रिजनमेंट को और भी बढ़ा भी सकता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है एडिशनल टर्म्स के लिए. क्या अपील किया जा सकता है? यस, अगर किसी को मतलब सजा बढ़ाया जा रहा है तो अपील कर सकता है. The code and the constitution of India together provide the multiple ranges of appellate remedy. ठीक है, आप हायर अथॉरिटी तक जा सकते हो. A person convicted by the High Court exercising original criminal jurisdiction में अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट ने उनको दोषी करारा, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. But the High Court has on appeal reversed an order of acquittal and sentencing to death and imprisonment for a term 10 years or more. The accused may appeal to Supreme Court. ठीक है, अगर हाई कोर्ट डेथ का सजा सुनाते हैं, 10 साल से ज्यादा जेल सुनाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा. The Constitution provides that an appeal shall lie to the Supreme Court against the direction of Supreme Court if the High Court certifies that case involves substantial questions of law as to interpretation of the Constitution. Judgment and orders arising from petty cases are not appealable unless the sentence are combined with other sentences. There cannot be an appeal when the accused pleads guilty and is convicted on such plea by the High Court. जब तक वो guilty नहीं prove हो जाता ना, तब तक नहीं हो सकता. If the conviction from a plea of guilt is by a session court, metropolitan magistrate or magistrate or first or second class, only the legality of the sentence may be brought into question in an appeal. मतलब appeal में मतलब क्या मेट्रोपॉलिटन को उसको सजा देना चाहिए था, ये सब सवाल वो जरूर कर सकता है. मतलब क्योंकि बहुत सारा केसेस बनता है ना सर, तो नॉर्मली अगर हाई कोर्ट आपको डेथ का सजा सुनाता है, 10 साल से ज्यादा आपको जेल का सजा सुनाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. ठीक है, और बाकी छोटा मोटा केस में जो पेटी केसेस होता है, ऐसे केसेस में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जो मतलब मैजिस्ट्रेट का जो भी केसेस बनता है, इसके केस में भी आप अगर आपको सजा क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन आप जरूर उठा सकते हो, लीगलिटी के बारे में जरूर बात कर सकते हो. ये कोड सेवरल टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है सर. ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ. 73 में आने के बाद 74 में इसको अमेंडमेंट किया गया. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर में 78 में अमेंडमेंट आया सर. क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आया 1983 में. ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर कर लूंगा. इस तरह से 2013, 14 लोकपाल एंड लोक ये बिल तो आप लोग सुने होंगे सर. ये वाला, ये जो क्रिमिनल
क्रिमिनल लॉ के बाद ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013, जिसके ऊपर अन्ना हजारे ने कितना सारा ये किया था, आप लोगों को पता होगा, 2013-14 के टाइम का बात है, या फिर भूल गए होंगे शायद। तो ये इसको भी 2014 में इसके अंदर लाया गया था क्रिमिनल लॉ में, बहुत बार 2013-14 में लेटेस्ट अमेंडमेंट आपके पास है। Section 41 of the Code of Criminal Procedure 1973 provides a 9-point checklist which must be used to decide the need for an arrest. In 2014, Arnesh Kumar guidelines were formulated by the Supreme Court stating arrest should be an exception in case where the punishment is less than 7 years of imprisonment. Okay, तो 9 चेकलिस्ट पॉइंट मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूट के मैट में भी जाने के लिए बोलूंगा। यहाँ पर भी अगर आप चाहोगे ना तो इसके अंदर भी आपको डिटेल्स एक एक करके जुडिशियल प्रोटेक्शन, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जितना सारा पॉइंट हम लोग तब से बात कर रहे हैं, सामन्स वर्सेस वारंट केसेस, ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों को गो थ्रू करने का मौका मिलेगा। और पावर ऑफ कोर्ट में आपको थोड़ा और डिटेल्स में देखने का मौका मिल जाएगा कि कौन सा कोर्ट का क्या क्या पावर दिया गया है। तो जस्ट एक बार आप गो थ्रू करो, समरी नोट्स भी मैं आपको शेयर करता हूँ। गो थ्रू करने के बाद आप मुझे बताओ सर आपको क्या पॉइंट में प्रॉब्लम है, मैं उसके बाद आपको क्लास में फिर से उसको बता दूँ। नॉर्मली जो मेन पॉइंट है मैंने आप लोगों को बताया सर, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लो क्या क्या और पॉइंट आप देख सकते हो। बोलो सर, समझ में कुछ आया? क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 1973। हाँ अभिषेक, ज्योति, रोशनी, संपद, बोलो सर। तथा हाँ सर। सर বোঝা গেল ব্যাপারটা ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডটা? হ্যাঁ স্যার। तो देख আমি এখন समरी, देख करेंटली मैं जो क्लिक करा रहा हूँ ये बेसिकली समरीटिकली करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जिन लोगों का लॉन्ग टर्म में चलेगा, ठीक है, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगा। जिनका सामने एग्जाम है वो अभी समरी कर लो और घर में खुद से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाद में मैं इसका क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस करूंगा तब आप लोगों का ये जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होता है वो भी मैं आपको, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके सारा एक्ट को एक बार करके आपको पूरा पॉइंट जो है एक बार कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रह जाएगा ना सर, तो आप खुद भी क्वेश्चन समझ सकते हो, आंसर समझ सकते हो। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तो आप उसमें मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट में पहले थोड़ा ज़्यादा फोकस कर, ठीक है। तो ठीक है, घर में इंस्टीट्यूट के मैट जिनके पास है या नहीं है तो फिर मेरे को बोलो, मैं आपको इंस्टीट्यूट का मैट भी शेयर करता हूँ, ठीक है। और इस वीक से अभी लाइव क्लास जैसे चलता है वैसा चलेगा, जिन लोगों का चलेगा, जिनका सामने एग्जाम है वो एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाए, ठीक है। सर बोलो सर। सेंटर किधर? दमदम मेट्रो के उधर है। दमदम मेट्रो, तुम कहाँ पर रहते हो? बागुयाटी? हाँ। बागुयाटी से दमदम मेट्रो ज़्यादा दूर नहीं है सर, ज़्यादा दूर नहीं है। दमदम मेट्रो मतलब आपको क्या करना होगा, बागुयाटी से आपको जाना पड़ेगा ऑटो करके नागेर बाजार, ठीक है। या फिर अगर वहां से आपको डायरेक्ट बस भी मिल सकता है,